Hello students, I am Naget Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in online classes. Today I am going to start the new chapter and that is 6. And this is introduction video. Introduction to lines and angles. इसमें हम आपको लाइंस और एंगल्स से परिचित कराएंगे कि क्या होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइंस से। ये लाइंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि ए बी ये दोनों लाइन है। ए बी के दोनों लाइन, जो ए और बी ये लाइन है, इसका कोई भी एंड्स पॉइंट नहीं होता है। इसका मतलब ये कि आप एक के साइड भी जितना चाहें इधर एक्सटेंड कर लें और बी के साइड भी आप चाहें बी पॉइंट्स की तरफ, तो उधर भी जितना इच्छा करें आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये असीमित होता है। तो लाइंस की परिभाषा होती है कि इट इज ब्रेथलेस लेंथ। यह ब्रेथलेस इसकी लंबाई होती है, यानी लाइन का ब्रेथ जो होता है वो मेजर नहीं किया जाता, केवल इसका लेंथ मेजर किया जाता है। ठीक, तो लाइन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, यानी जो लाइन होती है वो चौड़ाईहीन लंबाई होती है। ठीक ना। हुज विड्थ इज नॉट मेजर्ड, जिसकी चौड़ाई नहीं नापी जाती है। ओनली लेंथ इज मेजर्ड, केवल इसकी लंबाई मापी जाती है। ये वन डायमेंशनल फिगर होता है क्योंकि इसमें केवल लेंथ होता है। टू डायमेंशनल जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों हो। थ्री डायमेंशनल जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो। तो इसमें तो केवल लेंथ है, ब्रेथ तो है नहीं, इसलिए क्या होता है, लाइंस वन डायमेंशनल होता है। और इसको डिनोट करते हैं हम ऐसे, ये दोनों तरफ एरो मार्क्स देते हैं और जो लाइन का नाम होता है वो लिख देते हैं ए बी। तो ये ऐसे इसको हम डिनोट करते हैं लाइन को। आया समझ में? अब इसमें लाइंस में दो पार्ट होता है, एक होता है लाइन सेगमेंट और एक होता है रे। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है और इट हैज टू एंड्स पॉइंट्स, और इसके दो एंड्स पॉइंट है। अब इसको न तो ए के साइड और न तो बी के साइड आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको डिनोट किया जाता है ऐसे। आया समझ में? अब देखिए दूसरा इसका लाइन का जो पार्ट होता है वो होता है रे। रे भी क्या है? इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए लाइन। ये भी लाइन का एक पार्ट होता है, लेकिन रे में लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट थे, जबकि रे में केवल एक ही एंड पॉइंट होता है। ये जैसे ये देखिए, ये रे, यहाँ एक एंड पॉइंट है, केवल एक। आप ए साइड की तरफ इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन बी साइड जिधर ये एरो मार्क्स दिया है इधर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इट एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन एंडलेसली। आप इसको असीमित तक दूरी तक आप इसको एक साइड की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको डिनोट किया जाता है ऐसे। ये हुआ लाइन और लाइन के दोनों पार्ट, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और जहां ये इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। अब इसको आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं? टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट आर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट आर मीट एट एनी पॉइंट। ये दो लाइनें को इंटरसेक्टिंग लाइंस तभी कहेंगे जब एक दूसरे को किसी एक जगह वो क्रॉस करें या मीट करें या इंटरसेक्ट करें। आया समझ में?
और जहाँ ये मीट करते हैं उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। आया समझ में? ये कॉमन पॉइंट होता है इनका, ये जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ये दोनों, ये कॉमन पॉइंट है। अब चलिए पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है? ये एक लाइन है और एक ये नीचे लाइन है। ये दोनों लाइन को पैरेलल लाइंस तभी कहा जाता है जब हर जगह इन दोनों के बीच की दूरी बराबर हो। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट या इफ दे नेवर मीट ऑन एनी साइड, देन ओनली दोज लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल लाइन्स। दो लाइनों को पैरेलल लाइंस तभी कहा जाएगा जब किसी भी साइड वह एक दूसरे से मीट न करें। हम समझते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने लाइंस के बारे में बता दिया। लाइंस दो पार्ट है, लाइन सेगमेंट और रे है। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। उसके बाद पैरेलल लाइंस। अब हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में, ठीक। इसको भी आपको बहुत ध्यान से समझना है कि एंगल्स क्या होता है। ये देखिए, एक ये पॉइंट है। इस पॉइंट से जब एक रे एक तरफ डाइवर्ट होती है और इसी पॉइंट से जब एक दूसरी रे डाइवर्ज होती है तो इससे बनने वाले, तो इसी से एंगल बनता है। When two rays are drawn with common initial point, they are said to form an angle. दूसरे तरीके से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो रे, एक ये हो गया, सपोज कीजिए इसका नाम हम दे, एक ये पॉइंट है O, एक यहाँ से रे जा रहा है A और इसी पॉइंट से एक इधर रे है B। जब एक ही पॉइंट से दो रे OA और OB ड्रॉन किए जाते हैं एक ही इनिशियल पॉइंट से, तो दे आर सेड टू फॉर्म एन एंगल। आया समझ में? जब एक ही इनिशियल पॉइंट से दो रे ड्रा किए जाते हैं तो उससे एंगल बनता है। आया समझ में? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? तो कई प्रकार के एंगल्स होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल, जो 0 से ज़्यादा होता है और 90 से कम होता है, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल ये 90 डिग्री के बराबर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से अधिक होता है और 180 से कम होता है। स्ट्रेट लाइन जो 180 के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से राइट साइड एक रे डाइवर्ज हो रही है और एक लेफ्ट साइड, ठीक, इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। तो और इससे क्या होता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है और यह 180 के बराबर होता है। इसी में आप पढ़ेंगे लीनियर पेयर। इसी से संबंधित क्वेश्चंस भी बहुत पूछे गए हैं। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? वह 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये एक्स एंगल है, तो ये इंटीरियर वाला जो पार्ट है इसको छोड़ के ये जो एक्सटीरियर वाला पार्ट है इसी को रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। देखिए ये इंटीरियर हो गया और यहाँ से पूरा यहाँ तक इसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। तो कभी भी रिफ्लेक्स एंगल यदि आपको निकालना हो और ये इंटीरियर एंगल दिया हो तो 360 में से जब इस इंटीरियर एंगल को घटा देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाता है। इस पॉइंट को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा क्योंकि इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो 360 में
जो इंटीरियर एंगल दिया रहता है उसको घटा दिया जाता है तो रिफ्लेक्स एंगल निकल जाता है। क्योंकि ये कंप्लीट जो एंगल होता है वो कितने का होता है मालूम है? 360 का होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम चलते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। जब ये जोड़े में रहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स जैसे मान लीजिए कि ये इनिशियल पॉइंट है, एक इधर रे जा रहा है, एक इधर रे जा रहा है। इस दोनों रे को इसी इनिशियल पॉइंट से एक तीसरा रे जा रहा है, तो यहाँ एंगल बनने वाला और यहाँ एंगल बनने वाला, ये दोनों जो होते हैं इनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। आया समझ में? तो इसको कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इसी तरह से होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वह 180 के बराबर होता है। जैसे यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे दो एंगल बन रहा है। जब यहाँ से एक रे ड्रा किया जा रहा है तो इससे दो एंगल बन रहा है। यदि ये दोनों एंगल का सम, क्योंकि देखिए ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 के बराबर होता है। इस पॉइंट से नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ बनने वाले तमाम एंगलों का सम जो होता है 180 के बराबर होता है, इसलिए उसको लीनियर पेयर कहा जाता है। वो स्ट्रेट लाइन पे होता है। तो सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है उसका सम 180 के बराबर होता है। अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट्स से समझ लीजिए पड़ोसी, जो पड़ोसी एंगल होते हैं, जो पड़ोसी कोण होते हैं उसको एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। इसको आप कैसे समझेंगे? जैसे ये x और y, ये दो एंगल y और x, ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे। एडजेसेंट एंगल्स कब होंगे? अब इसके बीच में कॉमन रे होता है। देखिए z और y के बीच में एक कॉमन रे है जो इधर के लिए भी एंगल का काम कर रहा है और इधर एंगल भी फॉर्म करने के लिए ये रे काम कर रहा है। तो जब दो रे के बीच में एक कॉमन रे होता है तो उससे बनने वाली दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। अब z और x एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कॉमन रे नहीं है। अब मान लीजिए कि ऐसे होता, केवल ऐसे होता, तो ये आपका, अब ये जो रे है ये कॉमन हो जाता है इसके लिए भी और इसके लिए भी, इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। लेकिन z और x नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में दो आ जा रहे हैं, एक कॉमन रे नहीं है। चौथा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बनने वाले तमाम एंगलों का सम 180 के बराबर होता है, तो उसको लीनियर पेयर बोला जाता है। जैसे इसमें पॉइंट O से दो रे एमर्ज हो रहे हैं, दो रे ड्रा किए गए हैं, तो इससे बनने वाली यहाँ तीन एंगल हैं, x, y और z। तो ये तीनों का सम जो है 180 के बराबर होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे संबंधित आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। पांचवा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है? इससे आप अलग अलग थ्योरम भी पढ़ेंगे। थ्योरम में भी इसको प्रूफ किया जाएगा कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे A और B वर्टिकली अपोजिट एंगल है, C और D वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और ये दोनों जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ये प्रूफ किया जाएगा थ्योरम 6.1 में। तो ये देखिए ये दो लाइन है और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पे। तो पॉइंट O से ऊपर और नीचे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। इस पॉइंट से राइट और लेफ्ट बनने वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और ये दोनों बराबर होते हैं। तो A = B और C = D। इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अब देखिए इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है। पॉइंट के ऊपर पॉइंट के नीचे वर्टिकली अपोजिट एंगल,
पॉइंट के राइट साइड और पॉइंट के लेफ्ट साइड बनने वाली एंगल, ये पेयर जो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। इसके बाद हमको पढ़ना है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ दो आप पैरेलल लाइन ड्रा कर लीजिए, एम और एन। इसको तीसरा एक ट्रांसवर्सल लाइन एल, इसको ड्रा कर लीजिए। इसको यहाँ कट करेगा एम पे और यहाँ एन पे कट करेगा। ये एंगल बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ दिया है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए लाइन के एक तरफ ये बनने वाले, देखना है ना, एक तरफ यहाँ ये एंगल है, ये लाइन के जस्ट ऊपर और इस लाइन के यहाँ जस्ट ऊपर, ये 1 और 5 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। उसी तरह इस लाइन के ऊपर ये बनने वाले और इस लाइन के ये ऊपर बनने वाले 2 और 6, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अब देखिए इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ 3 और 7, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। और राइट साइड चले जाइए तो लाइन एम के नीचे यहाँ बनने वाले और लाइन एन के यहाँ नीचे बनने वाले 7 और 8, ये भी करेस्पॉन्डिंग्स, सॉरी ये 4 और 8, ये भी दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो इस तरह से इसमें कितने बन गए? 4, 1 5 3 7 2 6 4 8, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है, इंटीरियर का मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले जो ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, उसी को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। ये 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल्स होंगे। इस ट्रांसवर्सल पे बनने वाले एक साइड का ये जो अल्टरनेट होगा अपोजिट, ये 6, ये 3 और 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। 4 और 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। इंटीरियर का मतलब दोनों लाइनों के बीच में बनने वाली एंगल को इंटीरियर कहा जाता है। और इनका ठीक जो उल्टा होगा, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ का एक और ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरे तरफ का एक, ये दोनों पेयर जो होते हैं 3 और 6, 4 और 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन का एक तरफ का और ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरे तरफ का ये पेयर बनता है, लेकिन यहाँ दिया है एक्सटीरियर, यानी इसके अंदर को छोड़कर। तो इसके अंदर को छोड़कर क्या बनेगा? ये 1, तो इसका अपोजिट ये हो रहा है 8, ये 2, तो इसका अपोजिट हो रहा है ये 7। तो 1 और 8, 2 और 7 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के बाहर बन रहे हैं। अब देखिए क्या होता है 9वां, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये दो लाइन है, ठीक, तो इनके एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ के इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है? ये दोनों पैरेलल लाइन के इंटीरियर में आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, इसलिए इंटीरियर हो गए। और को क्या होता है कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ के ये दोनों जो इंटीरियर एंगल होते हैं लेफ्ट साइड और ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले ये एंगल, ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। जैसे यहाँ 3 और 5 का सम 180 के बराबर होगा और यहाँ 4 और 6 का जो सम है वह 180 के बराबर होगा। इसको को इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। एक चीज अब इसमें और आप समझ लीजिए, ये बराबर कब होते हैं? जब ये एम और एन ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, तब ये सारे एंगल्स
एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। लेकिन दूसरा कंडीशन है, जब ये दो लाइनें M और N एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे तब ये एक दूसरे के बराबर भी नहीं होंगे। लेकिन जो एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा वो इसमें भी होगा। अंतर बस यही है कि यदि पैरेलल लाइन्स है तो बराबर होंगे, पैरेलल लाइन्स नहीं है तो बराबर नहीं होंगे। हम आशा करते हैं कि ये लाइन्स और एंगल्स आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको सभी एंगल्स और लाइन्स के बारे में समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।